हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से। उसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, हम कुछ पोर्शन वो पढ़ेंगे स्टार्टिंग चार्ज वगैरह से लेकर के, और जहाँ तक कूलम्ब्स लॉ आता है वहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है, वो होने वाला है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, अब से तकरीबन 2500 साल पहले जो है ना, एक ग्रीक फिलोसफर थे हमारे, जिनका नाम था थेल्स। अब थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने एम्बर नाम का एक मटेरियल था, इसको वूल के साथ रब कराया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्बर नाम के एक मटेरियल को रब किया विद किससे, वूल से। और उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि उसके बाद ये जो मटेरियल है हमारा एम्बर, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे, जैसे सपोज करो पेपर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, या जो भी छोटे धूल के कण हैं हमारे, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो था ये उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुका था। इसका मतलब इसके पास एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट हो गई है। लेकिन उस समय पर, जो कि काफ़ी साल पहले की बात है, आज से तकरीबन 2500 साल पहले की बात है, तो उस समय पर लोगों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। ये सबसे पहली बार था जब किसी ने इस अर्थ पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फील किया था, उसको ऑब्जर्व किया था। इसके बाद टाइम बीतता है तो एक नए साइंटिस्ट आते हैं और उनका नाम था गिलबर्ट। ये साइंटिस्ट गिलबर्ट। अब गिलबर्ट कब आए, गिलबर्ट आए हमारे 1600 में, ईयर 1600 के अंदर। और इन्होंने ईयर 1600 के अंदर ये बात फिर से ऑब्जर्व करी कि जैसे हमारा एम्बर है ना एक मटेरियल, उसी तरह से सेम ग्लास, एबोनाइट और सल्फर और भी ये मटेरियल होते हैं जो सेम, अगर हम किसी जैसे किसी और मटेरियल से, जैसे वूल वगैरह से अगर हम उनको रब कराते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। वो भी जो है बाकी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके आसपास, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को, या फिर इस प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो मटेरियल हमारे वो क्या हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रीफाइड जो सबसे पहले वर्ड ये यूज किया गया है, ये किया गया है ईयर 1600 के अंदर। किसके द्वारा किया गया है, एक गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया है। और उन्होंने जो है ये ऑब्जर्वेशन की थी कि जिस तरह से एम्बर जो होता है हमारा, ये जो होता है, उसी तरह से हमारा ग्लास होता है, उसी तरह से एबोनाइट वर्क करता है, उसी तरह से हमारा सल्फर जो है वो भी बिहेव करता है। तो जो इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस कंसेप्ट को जो है यहाँ गिलबर्ट के आने के बाद जो है ना, और थोड़ी सी जो है रिकॉग्निशन मिली। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ समझनी है। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ ये कुछ बेसिक्स था जो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है, जो ऑब्जर्व किया था चार्ज को, वो सबसे पहले किसने किया था, वो थेल्स ने किया था, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। और उन्होंने ये किया था आज से लगभग 2500 साल पहले। और उन्होंने ये किसके साथ किया था, उन्होंने ये किया था एक मटेरियल होता है एम्बर, उसके साथ किया था। उन्होंने एम्बर को वूल के साथ रब कराया। उसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अब जो वो मटेरियल है एम्बर, वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स वो जो है ना, किसी अलग तरह की प्रॉपर्टी को कैरी करने लगा है अब। किस चीज़ की प्रॉपर्टी को, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को। लेकिन उन्होंने कुछ नाम वगैरह नहीं दिया। नाम किसने दिया बाद में आकर के, नाम दिया गिलबर्ट ने। कब, 1600 के अंदर। तो नाम दिया है गिलबर्ट ने, कब दिया, 1600 के अंदर ये नाम दिया। और उन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने बोला कि मटेरियल जो है हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है। और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो हमारा थेल्स का एक्सपेरिमेंट था, वो उन्होंने ग्लास पर, एबोनाइट पर, सल्फर पर भी करके देखा। ये भी कुछ मटेरियल्स थे जो एम्बर की तरह ही बिहेव कर रहे थे। इसके बाद यहीं से, इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है ना, हमारा ये जो वर्ड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ये यूज में आना स्टार्ट हुआ। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये सामने आई। दैट मीन्स अगर हम कोई एक मटेरियल, सपोज करो ये एक मटेरियल है, एक दूसरा मटेरियल है वो ये मटेरियल ए हो गया, ये मटेरियल बी हो गया। अगर मैं इन दोनों को आपस में रब करा रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। यहाँ पर क्या चीज़ जनरेट हो रही है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है हमारा फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें से किसी एक मटेरियल के पास, किसी भी एक के पास जो है, वो एक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, किसकी, अट्रैक्शन की। तो जब भी हम किसी मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के पास
के साथ रब कराते हैं, तो तब क्या होता है, वो जो मटेरियल होता है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है या उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने आसपास के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो लाइट वेट होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अब इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस मटेरियल को जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको हमने बोला कि वो मटेरियल हो चुका है हमारा इलेक्ट्रिफाइड। तो मटेरियल क्या हो चुका है, मटेरियल हो चुका है इलेक्ट्रिफाइड। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिफिकेशन की उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ बेसिक्स था हमारा इस चैप्टर की शुरुआत के अंदर कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए थेल्स वगैरह के बारे में, गिलबर्ट वगैरह के बारे में। इसके बाद हम इसका जो मेन टॉपिक है आगे उसमें जाते हैं। मेन टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्ज की, इससे पहले हमें समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज। कि चार्ज ही क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझना है। उसकी प्रॉपर्टी तो बात की बात है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, इसको मैं लिख रहा हूं, इट इज ए प्रॉपर्टी of a material by which it shows electric and magnetic effect. तो जो चार्ज होता है वो खुद एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल की, जिसकी वजह से कोई मटेरियल जो होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। इसको पढ़ने का, इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे चार्ज जो है वो मटेरियल की हम वो प्रॉपर्टी बोली जा सकती है जिसकी वजह से कोई एक पार्टिकल जो है, कोई एक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन को शो करता है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो अगर तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो भी उसके अंदर क्या आएगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो चार्ज की दो डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई है। एक तो ये है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय व्हिच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक ये है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट में जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, या फिर वो मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। तो वो किस, जो डिफ्लेक्शन होता है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, वो होता है उसके चार्ज होने की वजह से। तो ये तो हुआ हमारा चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले जो चार्ज है वो किसने बताया, ये चार्ज कितने टाइप्स का होता है ये समझ लेते हैं। तो दूसरा हेडिंग है हमारा आज का, ये है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो है वो हमारा वो कितने तरह का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने तरह के चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं दो तरह के। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और नंबर सेकंड है हमारा नेगेटिव चार्ज। ये होते हैं हमारे दो तरह के चार्ज। किस तरह का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये चार्ज जो है वो किसने बताया था कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के होते हैं। तो ये देखो, एक साइंटिस्ट थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के, और उन्होंने ईयर 1750 के अंदर, इन्होंने ईयर 1750 के अंदर ये बात बताई थी कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। यानी 1750 से पहले, 1750 से पहले हमें नहीं पता था कि चार्ज का दो नेचर होते हैं। हमें ये पता था कि जो एम्बर है, ये जो हमारा एबोनाइट है, ये जो गिलास है, वो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है उसको गेन कर रहा है। बट हमें यह नहीं पता था कि ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो रिपल्सन की भी हो सकती है अगर हम दो सेम नेचर के चार्ज को लेकर आए, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि चार्ज के दो नेचर होते हैं। तो ये बात सबसे पहले जो बताई गई है, ये बताई गई है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1750 के अंदर, कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो सेम चार्जेस होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे।
दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करने वाला है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ऑलवेज। तो ये बात हमारी जो सबसे पहले बताई थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, और ये बात किसने बताई, ये बताई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी मटेरियल पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी जो एक्चुअल स्टेट होती है उससे कम है, या उसकी जो न्यूट्रल स्टेट होती है उससे कम है, दैट मीन्स वहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस बात को बता रहा है कि वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अगर किसी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अधिक इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब होता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर इलेक्ट्रॉन्स उसकी जो न्यूट्रल कंडीशन होती है उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और उसकी न्यूट्रल कंडीशन से वो कम हो जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये हमारे चार्ज के बारे में थी कि चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं। और टाइप्स ऑफ चार्ज सबसे पहले बताया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर है तो इस चीज़ का क्या मतलब है, दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अधिक हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, प्रोटॉन्स के कंपेरिजन में। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जो मेन हेडिंग था इसका। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वैसे तो चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी होता है, बट चार्ज की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो किस तरह की क्वांटिटी होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स चार्ज के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है, और ये नॉर्मली जो एल्जेब्रिक सम होता है, जो एल्जेब्रिक रूल्स हैं हमारे, उन्हीं से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट, इट इज एडिटिव, इट इज एडिटिव इन नेचर। अब एडिटिव होने का क्या मतलब, एडिटिव होने का मतलब है, सपोज करो एक चार्ज है हमारा Q1, दूसरा चार्ज है हमारा Q2, वो इसको ऐसे ऐड कर लो तो, या फिर इसको ऐसे ऐड कर लो Q1 प्लस Q2। अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, दैट मीन्स हम Q1 में Q2 ऐड करें या फिर हम Q2 में Q1 ऐड करें, दोनों बार रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। ये स्केलर क्वांटिटीज के साथ ऐसा होता भी है कि वो एडिटिव इन नेचर होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ की कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो, ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसको तुम या तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या फिर तुम उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो सेम जो चार्ज होता है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। इस बात का मतलब है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी destroyed। ठीक है, तो चार्ज को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो, ना ही तुम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज जो होता है ऑलवेज कंजर्व रहता है, ये जितना पहले है नेचर में उतना ही बाद में भी रहेगा। बट ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसकी जो यूनिट होती है ना चार्ज की, वो होती है कूलाम। ये क्या होती है, कूलाम इसकी यूनिट होती है। इसको सही से लिख लेते हैं, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है कूलाम।
अगर हमसे कोई कहने लगे इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो कूलाम की डायमेंशन होती है 80। ये इसका होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है 80। अगर हमसे कोई कहने लगे कि क्या इसकी और भी कोई यूनिट होती है, हाँ इसकी 2 यूनिट और होती है। एक होता है स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम क्या होता है? स्टैट कूलाम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो होती है स्टैट कूलाम। और ये कितनी स्मॉलेस्ट है? ये इतनी स्मॉलेस्ट है कि अगर मैं 1 कूलाम चार्ज लेता हूँ तो उसके अंदर हमारे होते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। इतनी छोटी होती है। यानी 1 कूलाम जो चार्ज होता है उसके अंदर कितने स्टैट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। इसके बाद एक और यूनिट है इसकी, एक और यूनिट है जो कि होती है फैराडे। अब इसमें क्या खास बात है? ये जो यूनिट है हमारी, ये बिगेस्ट यूनिट है चार्ज की, इससे बड़ी यूनिट नहीं है हमारे पास। ये किस तरह की यूनिट है? ये हमारी बिगेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कौन सी है? ये है हमारी फैराडे। और एक फैराडे कितनी बड़ी है? 1 फैराडे जो होता है वो होता है 96500 कूलाम। तो 96,500 कूलाम मिल करके एक फैराडे बनाते हैं। और फिर 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम मिल करके 1 कूलाम बनाते हैं। तो जो स्टैट कूलाम है वो काफ़ी छोटी यूनिट है और जो फैराडे है वो बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये हमें याद रखनी है, ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं ऑप्शंस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 है चार्ज के बारे में। ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, एडिटिव इन नेचर हो गया, ये कंजर्वेटिव हो गया, कूलाम्स इसकी यूनिट हो गई, स्टैट कूलाम सबसे छोटी यूनिट, सबसे बिगेस्ट यूनिट हो गई फैराडे। इसके बाद जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस करते हैं जी रिपेल। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस वो करते हैं जी अट्रैक्ट। दैट मीन्स निगेटिव निगेटिव को क्या करने वाला है? रिपेल करने वाला है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करने वाला है? वो भी इसको रिपेल ही करने वाला है। बट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में क्या करेंगे? ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो अनलाइक चार्जेस है, वो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है। तो सेम नेचर के चार्ज जो होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद इसकी एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, उसमें है हमारा कि चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की किस तरह की प्रॉपर्टी होती है? चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और इसके साथ साथ क्या होती है? ये होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि ये बेस प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बेसिक्स पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिजिक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स किसी भी मटेरियल की जो होती है ना, वो 2 प्रॉपर्टी होती है। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे ये नाम की जस्ट अपोजिट होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इन आ रहा है तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अंदर की चीज पर डिपेंड करती होंगी, पर ये अंदर की चीज पर डिपेंड नहीं करती। अंदर की चीज का मतलब है कि मास पर डिपेंड नहीं करती। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती है उसको तो हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है उसको हम बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से जो हमारी चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 है चार्ज इज थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। होगा सेलेक्ट? नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए ना, हो नहीं रहा इतना बड़ा।
चलो कोई नहीं, लिखते हैं, शायद नीचे दिखाई दे रहा होगा। प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है कि एक चार्ज होता है ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू होती है इसको मैं नाम देते हैं हम एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज इसको बोल देते हैं, या फिर हम इसको कह देते हैं कि ये फंडामेंटल चार्ज है, या ये बिल्कुल बेस चार्ज है। ये 3-4 नाम है इसके। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों हमने लिखा है? एलिमेंट्री चार्ज जो होता है या प्राइमरी चार्ज जो होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है। इससे मिनिमम चार्ज पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो इसी एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल में ट्रांसफर होता है। 1e 2e 3e 4e 5e ऐसे ट्रांसफर होगा। कभी भी हाफ ई ट्रांसफर नहीं हो सकता, 3/4 ट्रांसफर नहीं हो सकता, 1/4 ट्रांसफर नहीं हो सकता, 5/4 5/3 5/2 ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो चार्ज हमेशा जो होता है वो एलिमेंट्री चार्ज की मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है। और ये जो एलिमेंट्री चार्ज होता है हमारा, जिसकी वैल्यू ये है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक, तो ये जो होता है हमारा कि इसी के मल्टीपल में हमारा जो चार्ज ट्रांसफर होगा, इसको भी एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि चार्ज की हमारी 10th प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10th प्रॉपर्टी, शायद ये ऊपर हो जाएगा। चार्ज की 10th प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इस बात का क्या मतलब है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो एलिमेंट्री चार्ज जो होता है ई, उसका n टाइम्स होगा, वेयर जो n होते हैं वो बिलोंग्स टू करेंगे z को। अच्छा, ये z क्या होता है? z होता है हमारा इंटीजर। z क्या होता है? z होता है हमारा इंटीजर। दैट मीन्स जो चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वो e के ही मल्टीपल में होगा और e के इंटीजर मल्टीपल में होगा, जैसे कि 1e 2e 3e 4e 5e ऐसे होगा। और इस रूल को हम बोलते हैं कि चार्ज कैसा है? चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। चार्ज को हम इनफिनाइटली जो है ना डिवाइड नहीं कर सकते। हम उसको ऐसा नहीं कि कितना भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके कुछ फिक्स्ड रेशो हैं, हम हमेशा उसमें ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। और चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा ई के इंटीजर मल्टीपल में ही हो सकता है। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफ़र किया है और वो जो अमाउंट है चार्ज ट्रांसफ़र का वो है 1.2 ई, या वो है 1.3 ई, या फिर वो है 2.7 ई। तो ये 2.7 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है पूरे पूरे नंबर, जैसे 1 2 3 4 जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, ऐसे कंप्लीट नंबर, पूरे नंबर। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमारे चार्ज का फॉर्मूला मिला हमें कि चार्ज क्या होता है? चार्ज इक्वल्स टू होता है Q इक्वल्स टू एन ई। तो यहाँ पर n क्या है? n हमारी इंटीजर होती है, n बिलोंग्स टू z करता है, z मतलब क्या होता है? इंटीजर। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है वो 1e 2e 3e 4e ऐसे होगा, इसके बीच में चार्ज पॉसिबल नहीं है। और इस पूरी बात को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में बोलते हैं इसको आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कितने तरह से कर सकते हैं। अब हमें ये सीखना है कि हम चार्जिंग कितने तरह से कर सकते हैं। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो टोटल कितने मेथड्स होते हैं चार्जिंग के? 3 मेथड्स होते हैं चार्जिंग के हमारे पास। ओके, अब वो कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। 3 मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको एक मिनट दोबारा से लिखता हूँ, खूबसूरत करके लिखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय
कंडक्शन, और जो तीसरा मेथड है हमारा वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन तरह के मेथड जो ये हमारे होते हैं चार्जिंग के लिए। अब हम वन बाय वन करके जो है इनको पढ़ेंगे। पहला वाला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसके अंदर क्या होता है? सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया है ए और इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रख दिया है बी। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इसमें इनिशियली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी है 10। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 20 और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 20। अब मैंने इन दोनों को आपस में रब कराया, यानी मैंने इनके बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट कराया, इनको मैंने आपस में रब कराया। तो उसके बाद क्या हुआ? रब्ड होने के बाद में सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की तरफ चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो यहाँ सिचुएशन क्या हो चुकी होगी इलेक्ट्रॉन्स की? ये 10 थे, इसमें +3 और हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब? 13। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें से 3 चले गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 17। अब देखो ऑब्जेक्ट ए की सिचुएशन क्या है। अब ऑब्जेक्ट ए के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं? 13। और प्रोटॉन्स कितने हैं उसके पास? 10। तो ये 10 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास तब भी बच जाएंगे जो इधर से आए एक्स्ट्रा। दैट मीन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने जो चार्ज है उसको शो करेंगे ऑब्जेक्ट पर। तो ये जो बॉडी होगी ये हमारी हो जाएगी निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं? ज़्यादा हो चुके हैं। सेम अब बी बॉडी की कंडीशन क्या है? बी बॉडी की कंडीशन है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17 और इस पर प्रोटॉन्स कितने हैं इस समय? 20। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये 17 प्रोटॉन को ही न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो 3 प्रोटॉन इस पर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। वो 3 प्रोटॉन जो होंगे वो अपना चार्ज जो शो करेंगे ऑब्जेक्ट पर। दैट मीन्स ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन बी से ऑब्जेक्ट ए पर हमारे गए हैं, तो ऑब्जेक्ट ए जो कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ पर एक्सिस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या हो चुका है? नेगेटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स को खोया है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किए हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से निकाल करके दिया है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है? डिफिशियंसी हो चुकी है। तो वो कैसी हो चुकी है? हमारी पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के मेथड से जो होती है दो बॉडी जो होती है वो क्या होती है? चार्ज होती है। अब फ्रिक्शनल मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है याद रखने वाली? सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें दो बॉडी को चार्ज करना है बाय फ्रिक्शनल मेथड, तो इनिशियली दोनों में से किसी का भी चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। यानी इन दोनों में से इनिशियली किसी पे भी चार्ज नहीं था। अब देखो बाद में दोनों की दोनों चार्ज बॉडी हो चुकी हैं। तो इनिशियली चार्ज बॉडी होना ज़रूरी नहीं है। अगर दो अनचार्ज बॉडी हैं उनको हम आपस में रब्ड करा करके, आपस में उनको रगड़ करके हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ये पहली बात है जो हमें फ्रिक्शनल मेथड के अंदर याद होनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि एक पर जितना निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है दूसरे पर उतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अमाउंट बराबर है पर नेचर कैसा है? डिफरेंट। दैट मीन्स फ्रिक्शनल वाला जो मेथड होता है जिसमें दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है और फ्रिक्शन के थ्रू जो है हम चार्ज जनरेट करते हैं, इस मेथड के अंदर दो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम आपस में रब्ट करा रहे थे उन पर सेम अमाउंट का चार्ज, देखो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी कितना? 3। सेम अमाउंट का चार्ज जनरेट होता है, बट दोनों पे नेचर कैसा होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक पर पॉजिटिव होता है तो एक पर कैसा होता है? निगेटिव होता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वो चार्ज हो जाता है, वो बॉडी हो जाती है हमारी निगेटिव। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बॉडी हमारी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मेथड। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसको देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा ताकि स्पेस रहे। सब कुछ ही छोटा होगा क्या? चलो इतने को छोटा करके देखते हैं। हम भी सब कुछ ही होगा, छोड़ो तो फिर ऐसे ही रहेंगे। ओके, अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के मेथड से चार्जिंग देखते हैं। तो कंडक्शन के मेथड के अंदर क्या होता है? सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और फिर से ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब इसमें से एक ऑब्जेक्ट तो होगा हमारा चार्ज्ड और एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा अनचार्ज। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, रुक जाओ। दोनों ऑब्जेक्ट थोड़े बड़े बड़े बनाते हैं, मार्कर भी चेंज करते हैं फिर तो हम। कौन सा यूज़ करूँ? रेड। एक ऑब्जेक्ट तो है ये
और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये। अब ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और इसमें से जो है ना, अगर हम बाई कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें से एक बॉडी का चार्ज होना ज़रूरी है। सपोज करो ये चार्ज है और ये हमारी बॉडी है अनचार्ज, अनचार्ज बॉडी। तो कंडक्शन का मेथड ये बताता है कि अगर हमें किसी एक बॉडी को चार्ज करना है, एक बॉडी को चार्ज करना है जो कि इनिशियली क्या है, अनचार्ज है, तो अगर हम कंडक्शन के मेथड से उसको चार्ज करना चाहते हैं तो हमें एक चाहिए होगी चार्ज बॉडी। और हम इस चार्ज बॉडी को किसी तरह से वायर से या खुद अपने आप ले जा करके इसको किससे टच करा देंगे, अनचार्ज बॉडी से टच करा देंगे। लेट्स से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है, इस पर चार्ज है हमारा पॉजिटिव। तो जैसे ही ये चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पर भी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये भी कैसी चार्ज हो जाएगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और चार्ज यहाँ से यहाँ पर कब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, चार्ज जब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, ये बहुत लेट से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो जाए, इसकी जो कैपेसिटी हो, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा चार्ज एक्वायर कर लेगा, इस पर कम रह जाएगा। लेकिन कंडक्शन की प्रोसेस में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास इनिशियली एक चार्ज बॉडी होनी तो कंपल्सरी है। तभी हम उस चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से टच करा करके इस चार्ज बॉडी का जो चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा इस पर पॉजिटिव, और बाई चांस अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर जो ट्रांसफर होने वाला चार्ज होता वो भी क्या होता, नेगेटिव होता। तो कंडक्शन की प्रोसेस के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, दो में से एक बॉडी तो चार्ज होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे फ्रिक्शनल की प्रोसेस थी, दोनों अनचार्ज बॉडी थी तब भी हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब चार्ज जनरेट क्या हुआ है, चार्ज केवल ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, जनरेट तो कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें एक चार्ज बॉडी जो है वो कंपलसरी है, वहाँ पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज बॉडी होना कंपलसरी था। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होगी तो यहाँ से यहाँ जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर सपोज करो ये नेगेटिवली चार्ज होती तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता, तभी कैसी हो जाती, नेगेटिवली चार्ज होती। तो जिस तरह का चार्ज हमारा चार्ज बॉडी पर होगा उसी तरह का चार्ज ट्रांसफर होगा, और जो हमारी अनचार्ज बॉडी होगी वो उसी तरह का जो चार्ज है वो कैरी रखेगी। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है कि दो में से एक का चार्ज होना ज़रूरी है। दूसरी बात, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, दोनों जो बॉडीज़ होती हैं उन पर सेम चार्ज हो मैग्नीट्यूड के अंदर, ये हमेशा कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, उन पर सेम नेचर का चार्ज होगा, एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर भी पॉजिटिव होगा, एक पर निगेटिव है तो दूसरे पर भी निगेटिव होगा। ये बात 100% कन्फर्म है कि कंडक्शन के मेथड के अंदर जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक अनचार्ज और एक चार्ज, जब हम उनको कंडक्शन के मेथड से चार्ज करते हैं अनचार्ज वाले को, तो दोनों पर फिर कैसा चार्ज होता है, सेम नेचर का चार्ज होता है। एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर पॉजिटिव, और एक पर नेगेटिव होगा तो दूसरे पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये होता है हमारा कंडक्शन का मेथड। ये डायग्राम किसका है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वाला, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, ये हमारा अनचार्ज है और ये जो है ये हमारा चार्ज है। अब इसके अंदर क्या है, बाय इंडक्शन वाले मेथड के अंदर, इंडक्शन वाले मेथड के अंदर हमें इस ऑब्जेक्ट को, जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको इससे टच कराने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा दूर से ही इसको जो है चार्ज कर देगा। उसके लिए इसका केवल चार्ज होना जरूरी नहीं है, ये होना चाहिए फिर हाईली चार्ज। तो जब हम एक हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, लेट्स से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को पीछे की तरफ रिपेल कर देगा। तो ये जो बॉडी है हमारी जो अनचार्ज थी इनिशियली, इसके इधर फ्रंट वाले सरफेस पर तो उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा चार्ज, और इसके बैक एंड पर कौन सा आ जाएगा, जो चार्ज यहाँ पर होगा वो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव होता तो यहाँ का जनरेट हो रहा होता निगेटिव, और इस तरफ का जनरेट हो रहा होता हमारा पॉजिटिव जनरेट हो रहा होता। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो मेथड है ना, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच कराने की जरूरत नहीं है, आपस में उन्हें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। बस एक जो बॉडी है हमारी वो बहुत हाईली चार्ज होनी चाहिए, और जैसे ही हम उसको उसके पास लेकर के जाएंगे एक अनचार्ज बॉडी के, वो हाईली चार्ज बॉडी जो होगी उसकी अनचार्ज में से जो है ना, जो अपोजिट चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो वो बाहर सरफेस पर आ जाएगा इस तरह से, और जो उसका सिमिलर चार्ज होगा उसको वो पीछे की तरफ रिपेल कर देती है। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी कैसा जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से अनचार्ज बॉडी का जो हाफ फेस होता है वो एक तरह के, एक टाइप के चार्ज से फुलफिल हो जाता है, और जो रेस्ट हाफ होता है, जो बैक एंड की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, वो दूसरे टाइप के नेचर से जो होता है भर जाता है पूरा।
और इस तरह से हमारी जो ये अनचार्ज बॉडी है ये भी क्या हो जाती है, हमारी चार्ज हो जाती है। अब मैं तीनों को एक जगह समराइज करके बताता हूँ कि तुमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ, या एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीन हमारे मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, उसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच कराने की भी जरूरत नहीं है, आपस में रब कराने की जरूरत नहीं है, या आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो मेथड होता है वो होता है इंडक्शन का मेथड। इसमें दो बॉडी थोड़ी सी डिस्टेंस से भी जो है चार्ज एक्वायर कर लेती हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर लेती हैं, ये चार्ज जनरेट कर लेती हैं। ठीक। और इसके बाद ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर सेम नेचर का चार्ज जनरेट होता है? तो सेम नेचर का चार्ज मतलब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव। और ये डायग्राम किसके लिए था? ये था कंडक्शन के लिए। तो कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेम नेचर का चार्ज जो है वो जनरेट होता है। इसके बाद अगर कोई ये कहने लगे कि वो प्रोसेस बताओ जिसके अंदर नेचर तो अपोजिट होते हैं चार्ज के, जो चार्ज एक्वायर होता है दोनों बॉडी के द्वारा, उसके जो नेचर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा हो रहा है हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के अंदर। तो उसके लिए हो जाएगी हमारी फ्रिक्शनल प्रोसेस। तो इस तरह से यहाँ से जो है क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है ऑब्जेक्ट पर, ये चीज़ समझते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी जो है ना हमारे पास तीन ही मेथड है। एक होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सबसे पहला जो मेथड है। सबसे पहला मेथड है हमारा इसका, या कि सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड मेथड होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर 3 होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या क्या होते हैं इस चीज़ को समझते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मतलब होता है, इसका जो मतलब है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है इसका मतलब। तो जब चार्ज जो है ना एक लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे अगर मैं इस मार्कर को चार्ज प्रोवाइड करूं या मैं इस पेन को चार्ज प्रोवाइड करूं, तो चार्ज जो होगा इसकी लेंथ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो तब मैं जो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा वो मैं बताऊंगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। दैट मीन्स इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यूनिट लेंथ होती है उस पर कितना चार्ज है, ये चीज़ बताती है हमको उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे सपोज करो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये एक रोड है, इस रोड की जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, और इस पर जो टोटल चार्ज है ना वो है 200 गुलाम। तो अगर मैं ये कहने लगूँ कि 1 मीटर की रोड जो है इसका 1 मीटर का जो हिस्सा है उस पर कितना चार्ज होगा, तो अगर मैं 1 मीटर पर निकालना चाहूँ तो टोटल चार्ज 200 गुलाम है, और 10 मीटर की टोटल रोड है, तो 200/10 दैट मीन्स 20 गुलाम पर मीटर चार्ज है इस पर। तो हर 1 मीटर पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 20 गुलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया 20 गुलाम पर मीटर, ये किस तरह की चीज़ें बताई है मैंने, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी है? ये मैंने बात करी है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। अब इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा का फॉर्मूला होता है हमारा Q/L। और अगर इसका फॉर्मूला Q/L है तो क्या हम इसकी डायमेंशन या इसका जो यूनिट है वो बता सकते हैं? हाँ, Q के लिए हो जाएगा कुलाम और लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर। तो कुलाम मीटर इसकी क्या हो जाती है? यूनिट हो जाती है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। ये भी बात याद रखना कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो वर्ड है ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जगह में डेंसिटी भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका जो डिनोटेशन का साइन होता है वो होता है लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो लैम्डा जो है उसकी यूनिट हो गई कुलाम पर मीटर। अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला जो कि है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बोलती है चार्ज पर यूनिट
पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो, सपोज करो ये जो बोर्ड है ना, इसकी जो लेंथ है, इस बोर्ड की जो लेंथ है, इस बोर्ड की लेंथ है 3 फीट या 3 मीटर कह लो, फीट छोड़ो, 3 मीटर कह लो, और इसकी जो विथ है वो है हमारे पास सपोज करो 6 मीटर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो विथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर मान ली है मैंने, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली है 3 मीटर। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 36 18 318, ये आ गया 18 मीटर स्क्वायर। अब मैंने माना इस पर जो टोटल चार्ज है ना वो है 54 गुलाम का। टोटल चार्ज कितना है इस पर, 54 गुलाम का। तो अगर मुझसे ये पूछा होगा कि जैसे 18 मीटर स्क्वायर में, तो 18 में तो 54 है, अगर मैं पूछूंगा 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, तो हम बोलेंगे 54/18, और 18 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 3 गुलाम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज जो है ना इस पर डिस्ट्रीब्यूट। दैट मीन्स अगर मैं इसके 1 मीटर स्क्वायर के बॉक्सेस बनाता चला जाऊँ, मैं इस सरफेस के, ये जो पूरा सरफेस है सामने, इसके मैं 1 मीटर स्क्वायर के बॉक्सेस बनाता चला जाऊँ, तो हर 1 मीटर स्क्वायर में कितना जो चार्ज है वो आएगा हमारा, वो आएगा 3 गुलाम का चार्ज। ये होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इसको जो है, इसका डिनोटेशन का जो साइन होता है हमारा वो होता है सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A। और अगर इसका फॉर्मूला Q/A है तो इसकी जो यूनिट है वो होनी चाहिए गुलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि Q के लिए गुलाम आएगा और एरिया के लिए क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गई इसकी यूनिट। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो हम उसको बताएंगे कि ये होता है सर चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/कैपिटल ए फॉर एरिया। यूनिट क्या बनेगी इससे, Q के लिए होगी गुलाम, एरिया के लिए होगी मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स गुलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होती है। तो अब तुम समझ चुके होंगे कि अगली लाइन में क्या लिखने वाला हूँ। जैसे हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी थी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी हमारी चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए हमारी, ये होनी चाहिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमसे कोई पूछेगा ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, या इसकी डिनोटेशन क्या होनी चाहिए, तो इसकी डिनोटेशन होती है रो से, और रो इक्वल टू होता है Q/V। और इस अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला आना चाहिए वो आना चाहिए गुलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि Q के लिए क्या होता है यूनिट गुलाम, और वॉल्यूम के लिए क्या होती है मीटर क्यूब। तो ये जो हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है इट इज डिनोटेड बाई रो, और जो रो होता है उसके फॉर्मूला होता है Q/V, और इसकी यूनिट होती है गुलाम पर मीटर क्यूब। और ये क्या होगा, किसी भी चीज़ के यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम बोल देंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हमें जो ना कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जो बता देता हूँ। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कब यूज़ होता है, ये मोस्टली यूज़ होता है वायर के केस के अंदर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है मोस्टली वायर के केस के अंदर। जब हमें किसी वायर के लिए बोला जाएगा, जब हमें दिया जाएगा कोई रोड वगैरह दी जाएगी, तो सिलेंड्रिकल शेप हो और जो रेडियस हो वो बहुत कम हो, लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो वायर जैसी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, वायर या वायर जैसी जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, वहाँ पर जनरली अगर हमसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात करेगा, तो वो किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा, वो करेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात। इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कब करेगा वो, इसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है वो होने वाली है जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी जब वो बात करेगा स्फेयर की, मेनली स्फेयर की। अगर वो स्फेयर की बात कर रहा है तब वो कौन सी चार्ज डेंसिटी वहाँ पर देगा हमें, वो हमें देगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और स्फेयर भी कौन सा, स्फेयर हमारा कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फेयर के केस के अंदर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सरफेस की जो हमारा स्फेयर होता है ना उसकी कुछ लेंथ नहीं होती है, उसका तो एरिया होता है मेनली। तो वहाँ पर वही सरफेस चार्ज डेंसिटी को, उसके पास सरफेस है। जो वायर होता है उसके लिए बेसिकली क्या होता है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो चार्ज होता है वो ओवर लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी।
तो अब ये थर्ड वाला जो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो कहाँ पर यूज़ होगा? तो ये जो हमारा थर्ड वन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूज़ होता है स्फीयर के लिए। बट किस तरह का स्फीयर? ये होता है हमारा नॉन कंडक्टिंग। वैसे ही किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी नॉन कंडक्टिंग शेप के लिए यूज़ हो सकता है, बट मेनली जो हमारा सिलेबस उसके अंदर स्फीयर आता है, तो ये स्फीयर कौन सा वाला? नॉन कंडक्टिंग वाला जो है उसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखो, दो बातें मैं तुमको बताता हूँ कि जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, वो हमेशा चार्ज को ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, यानी चार्ज उनके सरफेस पे जाता है ऑलवेज। और जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो चार्ज को खा जाते हैं, तो चार्ज उनके अंदर वॉल्यूम में चला जाता है। ठीक है। तो जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स हमारे होते हैं, उनके लिए चार्ज जो है वो एक चादर की तरह है जिसको वो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। और जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनके लिए चार्ज जो है वो एक कैंडी की तरह है, एक टॉफी की तरह है, जिसको वो खा लेते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं। ओके। तो ये दो बात जो है वो हमें याद रखनी है कि चार्ज कंडक्टिंग के साथ कैसे बिहेव करता है और चार्ज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ इस स्लाइड में ये हमने पढ़ा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा कितने तरह से होगा और कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ पर होगा। आइए आगे समझते हैं आगे और क्या है। और इस आज का हमारे इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कुलाम्स लॉ। अब कुलाम्स लॉ क्या कहता है? तो एक कुलाम अंकल थे, उन्होंने ये बात बोली कि सपोज करो एक चार्ज ये रखा हुआ है और इसका नाम रख दिया हमने Q1। एक चार्ज हमारा ये रखा हुआ है, इसका नाम रख दिया हमने Q2। जैसे तुम्हारी वाली होगी Q2, तुम बोल देते होंगे। तो और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज स्मॉल r। तो कुलाम अंकल ने ये बात बोली कि अगर ये दोनों चार्ज जो हैं वो स्टैटिक है, मतलब ये रुके हुए हैं, और ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वर्क करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस है। वो अगर ये दोनों चार्जेस का नेचर जो होगा सेम होगा तो रिपल्सन का फोर्स होगा, और अगर दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन का होगा। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेफिनेटली वर्क करेगा, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो गुलाम अंकल ने बोला कि इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके स्क्वायर के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उन्होंने ये दो स्टेटमेंट दी। अब अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इन दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आगे देखो, अगर मैं इस एंडुक मेंडुक के साइन को हटाना चाहूँ, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, अनुक्रमानुपाती का साइन, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है? 1/4πε0 होता है, और ये आ जाएगा हमारा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बना हमारा कुलाम का जो हमारा लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिलेशन। तो कुलाम अंकल ने सबसे पहली बात क्या बताई? उन्होंने बोला कि सपोज करो दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज हमारा क्या है Q2, और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, उन दोनों के बीच का गैप कितना है? r है। तो ये पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए? स्टैटिक होनी चाहिए, ये बात भी याद रखनी है। तो कलाम अंकल ने ये बात बोली, अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं या कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के गैप के स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। उसके बाद अगर मैं इस साइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो मुझे ये एक कांस्टेंट मिलता है। ये 1/4πε0 जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट होता है। इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होती है इसकी यूनिट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की। और एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अच्छा, यहाँ पर ये कांस्टेंट का जो ये यहाँ पर ये जो कांस्टेंट लगाया गया है, ये कैसे लगते हैं कांस्टेंट? देखो पहले एक बेसिक रूल जो है वो दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये वैल्यूज़ बन गई हमारी। अब हम मल्टीपल टाइम्स जो है ना Q1 Q2 और R की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख करके जो ना मल्टीपल टाइम्स वो करते हैं हम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमारी कुछ वैल्यूज़ आती हैं, कुछ रीडिंग्स आती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो कौन सा फैक्टर है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है। और उस फैक्टर को ही कुछ नाम दे देते हैं, कहीं कहीं पर लेटर दे देते हैं, और ये क्या बन जाता है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल देता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये होता है 1/4πε0। ये जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था उसके अंदर था एक कैपिटल जी, और आगे जो हम तीसरा फील्ड पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आएगा ये μ0/4π। तो ये चार कांस्टेंट होते हैं हमारे, एक होता है 1/4πε0, एक होता है हमारा जी, एक होता है μ0/4π। फिर जिसके अंदर केवल तीन ही फील्ड होते हैं, एक होता है 11th क्लास के अंदर जो कि होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, एक होता है हमारा 12th क्लास के अंदर स्टार्टिंग में जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आता है 12th के बीच में, बीच के जो टॉपिक्स हैं हमारे उसके अंदर जो कि होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा जो है इस समय यहाँ पर कुलाम का जो लॉ है हमारा ये हो चुका है खत्म। कुलाम्स लॉ से जुड़ी हुई एक दो बातें और भी हैं जो हमारा डायरेक्टिंग मीडियम वगैरह बदलने से आती हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म वगैरह आती है, फिर किसी वीडियो के अंदर देखेंगे उनको। फिलहाल आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।